Hello students, this is Manu Pandey and today we'll study total internal reflection. Total internal reflection एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि मैं एक ऐसा सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा जो भी सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर, वो भी बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। तो समझते हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना होता है जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप देखते हो कि लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से रिफ्लेक्ट कर जाती है। अभी तक हमने क्या देखा था कि लाइट क्या होती है भाई, लाइट किसी भी शाइनी सरफेस से, सिल्वर्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है। इसमें हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट मीडियम से रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं टॉपिक के बारे में, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं। आप रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन तो करा सकते हो, किसके थ्रू, ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू, बट उसके लिए सर्टेन कंडीशंस है। तो समझते हैं कि वो सर्टेन कंडीशंस क्या है, किन किन चीजों को देखना पड़ता है, तब जाके ये फिनोमेना होता है। तो पहला जो कंडीशन है, दैट कंडीशन इज लाइट should go from denser to rarer medium। तो पहला कंडीशन क्या है भाई, लाइट कहां से कहां जाना चाहिए, लाइट जाना चाहिए सर डेंसर से रेयर मीडियम में। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन इज द इंसिडेंट एंगल should be greater than critical एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। सर एक नया टर्म दे दिया आपने, बच्चे घबरा जाते हैं, क्या, क्रिटिकल एंगल। तो घबराने की बात नहीं, आप बस अभी सुनो, जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप हर एक चीज समझ लोगे। जो क्रिटिकल एंगल है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम यहाँ पे 3 केसेस ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और एक और ड्रॉ कर लेते हैं, फोर्थ। इसमें इस मीडियम को, इस साइड को बोलते हैं हम डेंसर और इस साइड को बोलते हैं रेयरर। ठीक है, तो दिस इज डेंसर दिस साइड एंड दिस साइड इज रेयरर। दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमें पता है कि जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है। अब यहाँ पे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर, तो क्या होगी, नॉर्मल से अवे बेंड होगी, अवे टू द नॉर्मल। ठीक है, सपोज दिस वाज I1। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, सेम चीज है, इधर क्या है डेंसर, इधर क्या है रेयरर, बट हमने क्या कर दिया, हमने ये कर दिया कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था इसको बढ़ा के रख दिया पहले वाले केस से। तो इसको I2 रखा और I2 को I1 से बड़ा रखा है। तो रे ऑलरेडी पहले से ही बेंड है, क्योंकि ऐसे जा रही थी, क्योंकि ज्यादा था ये, बट क्या होगी, अवे टू द नॉर्मल जाएगी तो और बेंड हो जाएगी। और इस बार जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, R2। नेक्स्ट केस में क्या होगा, इन नेक्स्ट केस यू विल सी, आपने आपने कहा अभी नहीं मानूंगा मैं क्या करूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाऊंगा। तो मैंने क्या कर दिया भाई, आपने क्या कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, और ये इस बार कर दिया I3। तो पहले क्या था I1, फिर क्या करा आपने, तो उससे बड़ा कर रखा I2, फिर उससे बड़ा क्या रखा आपने, I3। ठीक है, तो रे क्या होगी, ऑलरेडी इस बार भी क्या है, रे बेंड है सर बहुत ज्यादा, तो क्या होगी, रे को ऐसे जाना था पर ऑलरेडी बेंड है तो और भी ज्यादा बेंड हो जाएगी। आपने कहा अभी भी नहीं मानूंगा मैं, ठीक है, अभी भी मैं नहीं मानूंगा, और आपने क्या कर दिया, इंसिडेंट एंगल को और बड़ा कर दिया, और ऐसे बड़ा करते गए करते गए करते गए, तो एक ऐसा टाइम आया जब वो इंसिडेंट एंगल आ गया कि जब आपकी रे क्या हुई, ऐसे बेंड होते 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 कितने डिग्री के एंगल पे बेंड हो गई, 90 डिग्री के एंगल पे बेंड हो गई।
तो उस टाइम पे जो ये एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। आया क्या समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? रे को आपने कहां से पास करा है? डेंसर टू रेयरर। हमें पता है कि रे जब कभी भी डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या हो जाती है? अवे टू द नॉर्मल जाती है। इसको कैसे याद रखने का ट्रिक बताया था मैंने कहा था कि लाइट कहां पे आ रही होगी? डेंसर मीडियम में धीरे धीरे आ रही होगी, धीरे 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 धीरे, ठीक है। लेकिन जैसे ही रेयरर में आई होगी यहां पे, तो ये उसी एनर्जी से चल रही होगी। बहुत मुश्किल से चलना पड़ रहा था डेंसर में, तो रेयरर में भी उतना ही एनर्जी लगा रही है। पर क्या हुआ? रेयरर में चलना आसान होता है तो तेज चलने लग गई, और जब कभी कोई तेज चलता है तो जहां जाना होता है उससे कहां चले जाता है? दूर चले जाता है। तो इसलिए रे क्या होगी? अपने पाथ से अवे, नॉर्मल से अवे बेंड होगी। आया क्या समझ में? अवे बेंड होती गई, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा कर दिया तो और ज्यादा बेंड हुई, फिर और बेंड हुई। एक ऐसा टाइम आएगा जब इतनी ज्यादा बेंड हो जाएगी कि 90 डिग्री पे चली जाएगी। उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे उसको हम? क्रिटिकल एंगल। अब देखते हैं कि इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अगर इससे ज्यादा और कर दिया एंगल को तो क्या होगा? तो हमने क्या कर दिया भाई, नेक्स्ट केस में एंगल को और भी ज्यादा कर दिया, तो ये एंगल बना I4। रे को एक्चुअली में ऐसे जाना था, पर हमने और भी ज्यादा उसको क्या कर दिया? बेंड कर दिया। तो ऑलरेडी रे क्या हो गई? 90 पे हो गई है। आपने कहा भाई मैं आईसी से भी ज्यादा एंगल रखूंगा, तो आपने आईसी से भी ज्यादा रखा तो क्या हो गई रे? इस बार रे क्या हो गई? रिफ्रैक्ट नहीं हुई, इस बार रे क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। आया क्या समझ में? और यहां पे किस लॉ को फॉलो करेगी ये? किस लॉ को फॉलो करेगी? दिस इज R4, द एंगल ऑफ सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। समझ में आया? तो क्या होगा भाई? आपने क्या बोला था? सेकंड कंडीशन, द इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो इंसिडेंट एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो हमने देखा क्या भाई कि I3 से भी ज्यादा क्या था? I4। और इस I3 से भी ज्यादा क्या था? IC। और इस IC से भी ज्यादा क्या था? I4। आ रहा है क्या समझ में? और यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन के तक क्या बना था? R1, इसके लिए R2, इसके लिए R3, इसके लिए 90 और इसके लिए R4। ओके, सो दिस इज व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए क्या कंडीशन थी? रे शुड गो फ्रॉम वेयर टू वेयर? द रे शुड गो फ्रॉम denser medium to rarer medium, and the second condition is the incident angle should be greater than critical angle। ठीक है, अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आता है which is very very important, and that is calculation of critical angle। So next topic is calculation of critical angle। क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन कैसे करोगे भाई? तो आप क्या करो, क्रिटिकल एंगल वाला वो केस ड्रॉ करो। यहां पे दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे and it was making critical angle, and the angle of refraction at the time of critical angle is 90 डिग्री। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? मान लो डेंसर साइड का है μ1, रेयरर साइड का है कितना? μ2। डेंसर का कितना है? μ1 और रेयरर का कितना है? μ2। आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ का शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था मैंने? कि जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर के एंगल का साइन। तो μ1 तरफ के एंगल का एंगल कौन सा है? IC, तो इसका साइन ले लो, तो μ1 साइन IC। इट शुड बी इक्वल्स टू μ2, मतलब दूसरे तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर के एंगल का साइन। तो इधर का एंगल क्या है? 90, इसका साइन ले लो, साइन 90। ठीक है, ओके। अरे बताया था ना मैंने, क्या बताया था कि दिस इज, इफ दिस इज μ1, दिस इज μ2। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ क्या है? इंसिडेंस है। रे को ऐसे जाना था पर रे ऐसे बेंड हो गया, ये क्या है? R है। तो आप कैसे करते हो? स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हो? μ1 इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर के एंगल का साइन, μ1 साइन I इक्वल्स टू इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर के एंगल का साइन, साइन R। ठीक है, क्योंकि वो रेशियो वाले में कंफ्यूजन हो जाता है किसको ऊपर रखना है और किसको क्या रखना है? नीचे रखना है। तो इसीलिए ये वाला ट्रिक। ठीक है, अब आगे वैल्यूज को रखते जाओ। सो μ1 sin IC equals to μ2 and sin 90 is 1. So sin IC equals to μ2 upon μ1, μ2 upon μ1। ऐसे याद रखोगे क्या?
नहीं, कभी याद मत रखना ऐसे। क्यों? क्योंकि अगर उसने इसको म्यू2 बोल दिया, इसको म्यू1 बोल दिया, ये कौन सा मीडियम था? दिस वाज डेंसर मीडियम। तो डेंसर को उसने म्यू2 बोल दिया, और ये कौन सा मीडियम था? रेयरर। रेयरर को उसने म्यू2 म्यू1 बोल दिया, तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? साइन आईसी, साइन आईसी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। साइन आईसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अच्छा, 1 से ज्यादा नहीं होती? नहीं, मतलब 1 से हमेशा कम होती है, और 1 होती है, या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है ये क्या होगा? छोटा होगा। मतलब ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन म्यू1। म्यू2 क्या हो गया? रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा होना चाहिए, तभी तो वैल्यू कम आएगा। तो ये किसका हो जाएगा? डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे याद रखोगे आप। ठीक है, लेकिन जनरली देखा क्या गया है? जनरली जो रेयरर मीडियम होता है is air. If rarer medium is air, it means mu2 will be equals to 1. mu2 को क्या ले लेंगे? 1। ठीक है, तो mu2 अगर 1 ले लो, क्योंकि mu2 का था रेयर मीडियम था, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन आईसी इक्वल्स टू क्या? mu2 को 1 ले लेते हैं और mu1 को ले लेते हैं म्यू। लेट्स से कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया? 1 अपॉन म्यू। ये बुक्स में देखने को मिलेगा, लेकिन याद यही रखना, क्योंकि अगर एयर नहीं दिया उसने तो काम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। तो यहां से आईसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। तो ये फॉर्मूला बना किसका? क्रिटिकल एंगल का। किसका फॉर्मूला बना भाई? क्रिटिकल एंगल। तो पहले क्या बताया मैंने? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर क्या बताया मैंने? कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। कितनी आसानी से समझा हमने। मैंने बोला था ना, एंड में हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे इस पे न्यूमेरिकल्स फॉर्म होते हैं, कैसे न्यूमेरिकल आ सकता है, वो देखेंगे। ओके, इतना समझ में आया? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम देखेंगे किसका? क्रिटिकल एंगल पे न्यूमेरिकल। ओके, सो विल सी न्यूमेरिकल ऑन क्रिटिकल एंगल। ओके, ठीक है, जल्दी जल्दी मिटा देते हैं इसको एंड मूव करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल पे न्यूमेरिकल। क्या दिया है? इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is √3, then find out the value of critical angle. Find out IC for, IC means critical angle for this medium. इस मीडियम के लिए IC की वैल्यू बतानी है आपको भाई। तो फॉर्मूला क्या था? साइन IC इक्वल्स टू म्यू2 बाय म्यू1। अच्छा, मतलब मैंने बोला था ऐसे मत याद रखना, तो कैसे याद रखोगे? रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने कहा था भूल जाओगे तो कैसे याद रखोगे? साइन की वैल्यू क्या होती है भाई? 1 या 1 से कम होती है, 1 या 1 से लेस होती है। तो क्या करेंगे भाई? 1 या 1 से छोटा करना है, मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को बड़ा रखना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को बड़ा रखना पड़ेगा और न्यूमरेटर को छोटा। ऐसा कब होगा? क्योंकि हमें पता है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो ऊपर रखा, डेंसर का ज्यादा होता है तो नीचे रखा। ठीक है, ठीक है सर। अब इस केस में बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे कि जो हमारा रेयर मीडियम है वो क्या है? अगर नहीं मेंशन है तो हम मान लेंगे कि रेयर मीडियम क्या है? हमारा एयर है। रेयर मीडियम क्या है? एयर। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। ठीक है, और डेंसर कितना दिया है? √3। हमें कैसे पता √3 की वैल्यू? अरे √3 की वैल्यू 1.732 होता है, जो 1 से बड़ा होता है, 1.732। ठीक है, जो कि 1 से बड़ा होता है, इसलिए नीचे रखा। ठीक है, तो साइन आईसी इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। सो आईसी विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन √3। स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो इसकी वैल्यू नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पर ये है, इतना बताया मैंने किसके बारे में? कंडीशन ऑफ टीआईआर, टीआईआर क्या होता है, ठीक है, और कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है जो हम आगे देखेंगे, जिस टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल फाइबर। ओके, ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ेंगे हम जो कि हमारे बोर्ड के लिए क्या होगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है,
मैं पढ़ाऊंगा आपको सब बहुत ही आसान भाषा में। आई होप आज ये पूरा समझ में आया होगा आपको। आप ऐसे ही चाहते हो कि इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें बहुत आसान भाषा में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नाम है FOI क्लासेस। ओके, और आप कमेंट करो कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप चाहते हो जो मैं आपको ईजीएस्ट वे में समझाऊं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स।